नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, और वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें, और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात भी, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिव्य नगरी अयोध्या की, जो इस वक्त दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। दरअसल आज अयोध्या में ध्वजारोहण का खास कार्यक्रम होने जा रहा है। राम मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना करेंगे, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आपको बताएंगे इसे लेकर अयोध्या में क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां हुई हैं, उसका ब्यौरा आपको देंगे। ये पहली खबर रहेगी, सबसे महत्वपूर्ण खबर रहेगी। फिर दूसरी खबर में बात बिहार की करेंगे, जहां नीतीश सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। बुलेटिन में आपको बताएंगे इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है, उस पर भी नजर बनी रहेगी। पूरा ब्यौरा उसका भी आपको हम देंगे। तीसरी खबर भी महत्वपूर्ण है। तीसरी खबर में बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक गंभीर हो गया है, जिससे राजधानी एक गैस चेंबर में तब्दील होती जा रही है। तो वहीं दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हेल्थ इमरजेंसी के हालात पैदा हो गए हैं। यह खबर भी महत्वपूर्ण रहेगी। आपको बताएंगे क्या है आंकड़े, AQI का इंडेक्स कहां पर कितना है, आप जहां रहते हैं वहां पर पॉल्यूशन कितना है, और दिल्ली अगर आप आते हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतनी होंगी, और अगर यहां रहते हैं क्या सावधानियां बरतनी होंगी, उसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे, सचेत करेंगे। फिर चौथी खबर और चौथी और आखिरी खबर भी महत्वपूर्ण है। उसमें बात इथियोपिया की करेंगे, जहां एक ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक रविवार के दिन में फट गया। इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। ये लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई है, और इसका फैलाव इतना ज्यादा है कि भाई अब उड़ानों को लेकर भी चिंता जाहिर कर दी गई है, भारत तक को लेकर चिंता जाहिर कर दी है। चलिए रुक करते हैं, शुरुआत करते हैं पहली खबर से। राम मंदिर में धर्म ध्वजा कार्यक्रम। जी हां, राम मंदिर में धर्म ध्वजा कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा और पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण, जहां राममय पूरी अयोध्या नगरी नजर आ रही है। राम नगरी अयोध्या के लिए आज एक और बड़ा दिन है, एक और बड़ा दिन महत्वपूर्ण है। लगातार आप हमारा चैनल देखिएगा, आपको पल पल की अपडेट्स देंगे। आज राम मंदिर के शिखर पर पीएम नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद राम मंदिर पूर्ण माना जाएगा, यानी कि भाई उसको बनाने का कार्य जो है वो पूर्ण हो जाएगा आज के दिन। इसलिए आज की तारीख को हमेशा इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। इस दौरान 7,000 लोग मौजूद रहेंगे, 7,000 से ज्यादा। कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी 1.5 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे। वो एयरपोर्ट से साकेत कॉलेज तक हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। कॉलेज से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक भव्य रोड शो करेंगे। रोड शो में 1 किलोमीटर लंबे राम पथ को 8 जोन में बांटा गया है। हर जोन में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पीएम की अगुवाई करेंगी। उनके हाथ में पारंपरिक तरीके से थाली, आरती, फूल माला रहेंगी। अयोध्या शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है, 1000 क्विंटल। धर्म ध्वजा के दंड पर 21 किलो सोना मढ़ा गया है। पीएम मोदी मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर पहली बार ध्वजा फहराएंगे। सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भी सोमवार को राम मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर के इस आयोजन में 1000 वीवीआईपी मेहमान हैं। इनमें उद्योग, खेल, साहित्य और बॉलीवुड जगत के लोगों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही 100 ऐसे दानदाताओं को बुलाया गया है, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में 2 करोड़ से ज्यादा दान दिया था। पीएम मोदी राम मंदिर के शंकराचार्य द्वार से मंदिर में करीब 10 बजे प्रवेश करेंगे। पीएम सप्त मंदिर परकोटा शेषावतार मंदिर देखेंगे। पहली मंजिल के राम दरबार में पूजन करेंगे। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट ऊंचा स्तंभ स्थापित किया गया है। इस स्तंभ पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी पताका फहराएगी, जो 3 किलोमीटर दूर से भी दिखेगी। मंदिर के अंदर 2 मंच तैयार किए गए हैं। ध्वजारोहण के लिए शिखर के पीछे एक मंच बनाया गया है। 12:30 बजे पीएम लोगों को संबोधित करेंगे, और इसके लिए सिंह द्वार के पास एक और मंच तैयार किया गया है। यहीं पर लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है।
ये सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या में सब धर्म के, सब जात के देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। अयोध्या में साधु संत हैं, गिरस्थ हैं, और अयोध्या की धरती ये शुद्ध मानी गई है। अयोध्या में मठ मंदिर और सारे धर्मों के जो है देवता यहाँ विराजमान है और सभी का सम्मान है। मंदिर बन गया, जो है भगवान राम का मंदिर बना, और झंडारोहण आज होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ होने जा रहा है। ये अच्छी बात है कि जो है गौरव का दिन है कि जो है भगवान राम के मंदिर पे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथों से झंडारोहण होने जा रहा है। पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं और अयोध्या में खुशी की लहर है। सभी खुश हैं, हम भी खुश हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, हमारा भी बुलावा है, हमको भी न्योता मिला है, हम भी जाएंगे। हमें चाहते हैं कि देश में शांति होना चाहिए, आपस का जो तालमेल हो, हिंदू मुसलमानों में भाईचारा हो, देश हमारा तरक्की करे, यही हमारी मनोकामना भी रहती है, यही हम संदेश भी देते हैं। तो चलिए अब आपको अयोध्या लेकर चलते हैं और अयोध्या नगरी में क्या हाल है और तैयारियां कितना भव्य दिव्य। अगर बात करें उस नगरी के बारे में जो प्रभु श्री राम की नगरी है, उसके दृश्य को आपको दिखाएंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजीव आजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, आज का दृश्य जो है वो देखते ही बन रहा होगा। कहा जा रहा है कि 1000 क्विंटल जो है वो फूलों का इस्तेमाल किया गया है। क्या पूरी नगरी को फूलों से सजा दिया गया है? कैसी भव्य और दिव्य तैयारी है, जरा उसका ब्यौरा दीजिए। जी बिल्कुल, अगर तैयारियों की बात की जाए तो ये अयोध्या धाम के लिए और राम भक्तों के लिए एक बड़ा दिन है जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि जो 500 वर्षों तक का जो संघर्ष चला है और तमाम कार सेवकों और राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, वो अब पूर्ण होने जा रहा है। यानी कि राम मंदिर का जो सपना था वो साकार हो गया है। आप तस्वीरें भी दिखाते चलिएगा संजीव जी, दर्शक वो तस्वीरें भी देखना चाहते हैं, दर्शन भी करना चाहते हैं अयोध्या के। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस समय हम धर्म पथ पर हैं, आपको दिखाएंगे कि ये पूरा धर्म पथ आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से बाकायदे सजाया और संवारा गया है। और इधर देखिए, ये बैरिकेटिंग है, यहाँ पर बाकायदे सुरक्षा व्यवस्था की भी की गई है, क्योंकि यहाँ से चेकिंग के बाद ही अयोध्या के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और वहीं पर अगर बात की जाए पूरी अयोध्या, चाहे वो राम मंदिर हो और अयोध्या के जो सड़कें हैं, धर्म पथ है, राम पथ है और तमाम जो अलग अलग पथ बनाए गए हैं, वो सजाया और संवारा गया है। मंदिर के जो 4 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, वहां पर बाकायदे फूलों से सजाया गया है और तमाम चीजें प्रभु श्री राम की मनमोहक जो है आकृति उकेरी गई है, स्वागत लिखा गया, साथ ही साथ जय श्री राम से वो सारी चीजें। और अगर राम मंदिर परिसर के अंदर की बात की जाए तो चूंकि जो भव्य रामलला का मंदिर है, मुख्य मंदिर, उसके साथ साथ जो सप्त ऋषियों के मंदिर हैं, उन सबको सजाया और संवारा गया है। क्योंकि अब आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद फिर वहां जाएंगे, ध्वजारोहण करेंगे, यानी कि धर्म ध्वज फहराएंगे, और जो मुख्य मंदिर है उसके साथ साथ सभी जो 7 मंदिर है सभी पे एक साथ धर्म ध्वजा फहराया जाएगा। उसके बाद फिर जो मंदिर का कार्य है उसकी पूर्णता की घोषणा करेंगे। तो इसको लेकर चाहे अयोध्या हो, अयोध्या वासी हो, सभी जो है पूरी तरह से उत्साहित हैं। अयोध्या एकदम त्रेता युग की तर्ज पर सजाई गई है। और जिस तरीके से हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये धर्म पथ है, धर्म पथ पर देखिए दोनों तरफ बाकायदे होर्डिंग लगाई गई है। और क्योंकि आज आम जो श्रद्धालु है उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, केवल जो भाजपा सहित जो हिंदूवादी संगठन है उनकी महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्योंकि जब साकेत महाविद्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर तक जाएंगे, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का जो रोड शो होगा, उसमें जगह जगह पर जो है चिन्हित किए गए, वहां पर महिलाएं होंगे और जो स्वयंसेवी संगठन के लोग होंगे वो पुष्प वर्षा करेंगे, स्वागत करेंगे। तो वो अलौकिक नजारा जो है वो अभी दिखाई देने वाला है। उसको लेकर अयोध्यावासी और साधु संत सभी आनंदित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और आज के कार्यक्रम के बारे में भी संजीव आप बताते चलिए, कैसा रहेगा कार्यक्रम? पीएम का रोड शो भी जो है उसके बारे में भी जरा समझाइए, कहां से कहां तक वो पूरा रोड शो होने वाला है? जी बिल्कुल, अगर उनके कार्यक्रमों की बात की जाए तो करीब 9:55 पे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पे अपने विशेष विमान से वहां पर उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर वहां से हेलीकॉप्टर से बाकायदा वो साकेत महाविद्यालय जहां पर हेलीपैड बनाया गया है वहां पहुंचेंगे। और फिर साकेत महाविद्यालय से करीब राम मंदिर का जो करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास का जो रोड शो होगा वो होगा। और उसी क्षेत्र में क्योंकि जो स्वयंसेवी संगठन है, तमाम महिलाएं हैं, उनको बाकायदे जोन और सेक्टर में बांटकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्योंकि जो एक परंपरा होती है सनातन धर्म की, उस धर्म के अनुसार से उनका जगह जगह स्वागत किया जाएगा, पुष्प वर्षा किया जाएगा। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर के अंदर पहुंचेंगे, वहां जो विशेष मेहमान होंगे, चाहे वो खेल जगत के हो, फिल्म जगत के हो या व्यवसायी हो,
वो लोग मौजूद होंगे। और फिर करीब जो अगर मुहूर्त की बात की जाए तो 11:28 से लेकर 12:55 तक का मुहूर्त बताया गया है। इसी के बीच में धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। इसके साथ साथ जो सप्त मंदिर बनाए गए हैं, मतलब रामलला का जो मुख्य मंदिर के साथ साथ ऋषि मुनियों के मंदिर बनाए गए, चाहे वो माता सबरी हो, चाहे निषाद राज हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि हो। अब यानी कि जो सप्त ऋषि हैं, जो यानी रामायण काल से जो जुड़े ऋषि मुनि थे, उनके भी मंदिर बनाए गए, वो भी पूर्ण हो चुके हैं। उन पर भी ध्वजारोहण किया जाएगा। यानी कि जो जानकार हैं उनका कहना है कि धर्म ध्वज तभी फहराया जाता है जब ये माना जाता है कि कोई कार्य जब पूर्ण हो जाता है तब ध्वजा। उत्तर प्रदेश के सशस्त्र मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज और संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी के नेतृत्व में जब वो भगवा ध्वज लहराएगा तो पूरा दुनिया सनातन में हो जाएगा। इसके लिए क्योंकि सनातन सिखाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। जो धर्म सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः का एक उपदेश देता हो, आज माँ भारती के उस पावन गोद में धर्म नगरी अयोध्या में जहाँ पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का जन्म हुआ, वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण भूतो न भविष्यति। अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, तो संभव नहीं था राम मंदिर पर ध्वजारोहण और भव्य राम मंदिर का निर्माण। चाहे वो कोर्ट का आदेश हो, आदेश के बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो, चाहे वो जब आपने देखा होगा टेंट में रामलला थे तो पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब उसको वैकल्पिक मंदिर में लाए थे, लोग रो रहे थे कि कब मंदिर का निर्माण होगा। जब मंदिर का निर्माण हुआ तो लोग ललायित थे कि भव्य मंदिर कब बनेगा। तो महंत राजू दास को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से वो बातें याद दिलाई गई कि जब टेंट में रामलला जी थे और उसके बाद लोग इतना भावुक होते थे कि कब ये मंदिर बनेगा, और मंदिर बना और इतना भव्य दिव्य मंदिर भी बना। और आज का कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। वापस रुख करना चाहूंगा, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव लगातार बने हुए हैं। अयोध्या की और भी तस्वीरें आप दिखाते भी चलिएगा। और एक प्रश्न मेरा आपसे, क्योंकि मैं जब पिछली बार राम मंदिर गया था तो शायद फरवरी का वो समय रहा होगा पिछली बार का। अब पहले से अब अगर कोई भक्त आता है मंदिर का दर्शन करने के लिए, क्या अंतर जो है, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ मंदिरों का निर्माण और हो गया है, क्या फर्क, क्या अंतर नजर आएगा? आज का कार्यक्रम तो है ही है, आज जब ये संपूर्ण हो जाएगा मंदिर तो क्या कुछ उसमें फर्क नजर आने लगेगा? जी बिल्कुल। अगर मंदिर के फर्क की बात है, अभी तक जो है जो श्रद्धालु दूर दराज से आते थे वो केवल रामलला का दर्शन करते थे। उसके बाद जो राम दरबार की स्थापना की गई यानी कि प्रथम तल पर वो दर्शन करते थे। लेकिन आज के बाद जो राम मंदिर के साथ साथ जो ऋषि मुनियों के मंदिर बनाए गए हैं और देवी देवताओं को जो मंदिर यानी कि जो क्षेत्र है यानी 67 एकड़ का जो दायरा है, वहां पर प्रभु श्री राम का जो मुख्य मंदिर है, उसके साथ साथ सप्त ऋषियों के मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए हैं, वो भी आज पूर्ण हो जाएंगे। और आज से ही जो आम भक्त होंगे उनके लिए उन मंदिर को भी खोल दिया जाएगा। हालांकि पूजा पाठ पहले भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है केवल जो मुख्य मंदिर है यानी कि प्रभु श्री राम का जो गर्भगृह है वो जो है वहां पर दर्शन होता था। उसके बाद प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना हुई है, 2 जगहों पर ही दर्शन हो पाता था। लेकिन आज के बाद करीब ये माना जा रहा है कि अगर जो भक्त अयोध्या पहुंचते हैं तो 1 से 1.5 घंटे का जो समय होगा वो रामलला के दर्शन करने के साथ साथ जो रामायण काल से जुड़े चाहे वो संत हो या उसके जुड़े जो भी पात्र हो उस दौरान के, उनको भी दर्शन करते हैं। यानी कि ये माना जा रहा है कि जो प्रभु श्री राम का जो जीवन चरित्र था, यानी जो रामचरितमानस में जो खंड दर्शाए गए उसके अनुसार वो पूरी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है कि भक्त अगर पहुंचे तो दर्शन के दौरान पूरे जान सकें। जी ठीक है संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विस्तार से आपने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करी। लेकिन दर्शकों, हम आपको जरा वो प्रतिक्रियाएं भी सुनाते हैं, लोगों के मन में क्या है और क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा वो प्रतिक्रियाएं भी एक बार आप सुनिए। बहुत ज्यादा उत्साहित है, मतलब इतना उत्साहित को शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। बहुत ज्यादा उत्साहित है, सारी जनता उत्साहित है, सारे लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न है कि आज ये मतलब समय हमारे जीवन में आया है। वो हम लोग अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं। योगी जी तो हमारे भाई, वो भी साथ साथ प्रभु श्री राम ने उनको यहीं के लिए भेजा था कि आएंगे तो राम नगरी बनेगी।
बहुत उत्साहित, इतना कि मतलब समझ लीजिए कि जैसे होता है ना कि हम लोग कितने त्योहार, कितनी शादियां इसके लिए हम लोग छोड़ दिए हैं कि नहीं, हमको इसमें आना है, अपने देश के लिए आना है। एक ध्वजारोहण का ये जो प्रोग्राम है इसको हमको सफल बनाना है और होता नहीं एक एकता का प्रमाण देना है कि हाँ कुछ बहुत बदलाव आया है। एक समय वो था जो हमारे रामलला जो है टेंट में रहते थे, उतना इनका वर्चस्व नहीं था। आज इतने सालों के बाद जो है कि आज उनका मतलब कहते हैं ना कि एग्जैक्ट उनका आज अभिषेक हुआ है कि उनकी नगरी है, हमारे राम की नगरी है, उनकी जन्मभूमि है और आज ये देख के बहुत अच्छा लगता है। आज हमारे देश को बहुत उल्लास है, बहुत उमंग है, उत्साह है। भारत नहीं, पूरे विश्व में रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों को उमंग उत्साह है। पूरे विश्व में हिंदू का डंका बज रहा है। आज भारत हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। आज पूरे विश्व में नाम आ जाए कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र हो गया। जो आज विधर्मियों ने अपने पल्ला गढ़ा था, उसको पल्ला को हटा दिया, गुलामी का चिन्ह हटा रहे हैं। भारतीय गुलाम नहीं है भारत, भारत स्वतंत्र भारत है, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये भारत जो है विश्व का गुरु रहा है, आज भी गुरु है और गुरु रहेगा। तो हमने आपको दिखाया कि लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है, संत महात्माओं की प्रतिक्रियाएं क्या है और कितने उत्साहित अयोध्या में लोग हैं। लोग अपने पर्वों को छोड़कर, अपनी शादियों को, उन समारोहों को छोड़कर राम की नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर में, जब ये कार्यक्रम शुरुआत उसकी होगी, पीएम मोदी का रोड शो होगा, वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख करना है। देखिए, पटना में आज नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई है। इसमें रोजगार और पलायन रोकने और विधानसभा की विशेष सत्र बुलाने के एजेंडे को मंजूरी दी जा सकती है। विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए ने रोजगार और पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। संभावना है कि नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में रोजगार सृजन के एजेंडे को मंजूरी मिल जाए। कैबिनेट की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ सभी 26 मंत्री मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा के संभावित विशेष सत्र के आयोजन को देखते हुए पटना जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए डीएम ने जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों, तकनीकी अधिकारियों और पर्यवेक्षक स्तर के कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। यह आदेश संभावित विधानसभा सत्र के खत्म होने तक रहेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो वादे किए हैं वो वादे निभाने हैं और वादों पर खरा उतरना है। तो फिर इसके लिए बैठकों का दौर जो है उसकी शुरुआत होना भी जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। और आपने देखा इस बार कितनी अच्छी मेजॉरिटी के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनी है और सरकार है नीतीश कुमार की सरकार। अब चलिए इसी पर और जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता का। दृष्टि, क्या कुछ खास रहने वाला है, उसके बारे में जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आज जो है नीतीश कुमार की सरकार की पहली कैबिनेट बैठक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सरकार ने अपने चुनावी एजेंडे जो रखे थे, जैसे रोजगार सृजन रखा था, पलायन को रोकने को औपचारिक मंजूरी दे दी थी। तो इसी दौरान जो एनडीए ने इन मुद्दों को सबसे बड़ी प्राथमिकता के तौर पर बताया था लोगों को। तो यही उम्मीद की जा रही है कि नई सरकार की पहली बैठक से ही रोजगार के नए जुड़े हुए जो भी फैसले हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी। और देखिए, बैठक में मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद होंगे। इसके अलावा 26 मंत्री भी मौजूद होंगे और ये भी माना जा रहा है कि कैबिनेट विशेष विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगा सकती है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी। एजेंडे में क्या कुछ और भी खास रह सकता है? क्या जो वादे किए गए थे, चुनावी वादे, उन्हीं पर खरा उतरने के लिए एकदम इनिशियली इसकी शुरुआत कर दी जाएगी आज ही से, अगर देखा जाए तो? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि विशेष सत्र की तैयारी भी है वो बहुत तेज हो चुकी है और जितने भी अधिकारी हैं उनकी छुट्टी पर भी रोक लगा दी गई है। और ये भी माना जा रहा है कि विशेष सत्र को ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह मजबूत रहे। इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने अनुमंडल और प्रखंड के स्तर पर भी सभी पदाधिकारियों की टेक्निकल जो छुट्टियां होती हैं उन पर रोक लगा दी है, क्योंकि मंत्रियों को उनके विभाग जो है वो बढ़ चुके हैं और अब उन्होंने कामकाज अपना संभाल लिया है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि
कई मंत्रियों को जो उनका विभाग मिल चुका है, अब वो अपनी जिम्मेदारी के अनुसार का काम करेंगे। तो देखिए, पलायन को रोकना और रोजगार को बढ़ाना, ये एक मेन मुद्दा सरकार का जो भी पहले चुनाव के पहले था, उसी पर पूरी तरीके से बात की जाएगी, क्योंकि पहली कैबिनेट है तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दृष्टि, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा, उसके बारे में भी आपको अपडेट हम देते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ना, अगली खबर का भी रुख करना महत्वपूर्ण ये खबर है, दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है। अब सीपीसीबी के मुताबिक इलाके के आसपास जो AQI है वो 400 के आसपास है, जिसे बेहद खराब, बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है। जहरीली हवाओं के कारण लोगों की आंखों में जलन और गले में इंफेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग आपको खांसते नजर आएंगे, उनको नज़ला या फिर उनको बुखार, ये तमाम चीजें पोल्यूशन के कारण हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने के लिए पर्यावरण विभाग की आदेश जो है उन्होंने जारी कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इसी कड़ी में युवा इंडिया गेट के पास तख्तियां लेकर स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी की मांग करते भी नजर आए। लेकिन आप देखिए, इस दौरान प्रोटेस्ट में कुछ और लोग भी शामिल हुए थे। खैर, वो आज का विषय नहीं है, लेकिन प्रदूषण बेहद ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि मैं आपको कई बार हमने अपने शो में आपको बताया कि अगर आप बाहर जाएं तो आप एक मास्क, चाहे पतली प्लाई का मास्क आप जरूर लगा लें, लेकिन आप मास्क, डिस्पोजेबल मास्क जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम कोई मास्क का इस्तेमाल करें। हिदायत जो दी जाती है, जो रेकमेंड किया जाता है, वो ये किया जाता है कि आप N95 मास्क को पहने, क्योंकि पार्टिकुलेट 2.5 जो है वो मैटर वो बहुत ज्यादा होता है और वो आपके सांसों से अंदर चला जाता है, आपके लंग से आपके रक्त तक जा सकता है और क्लॉटिंग तक की समस्या, हृदय रोग तक की समस्या, एस्थमा की समस्या, ये तमाम समस्याएं जो वो समस्याएं जिससे आप जूझ सकते हैं। बच्चों का ख्याल रखना है, सुबह नहीं निकलना है, शाम को नहीं निकलना है, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलना है। अगर हो सके एयर प्यूरिफायर अगर आप अफोर्ड कर सकें तो उसको जरूर लें, लेकिन जितना हो सके बाहर जाने से बिना मतलब के बचने का प्रयास करें, क्योंकि हवा बिल्कुल भी साफ नहीं है। 400 के पार ये आपको बेहद बीमार कर सकती है और लोग बीमार पड़ भी रहे हैं। लेकिन बहुत कदम भी सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बाहर से आने वाली गाड़ियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, अब पोल्यूशन पेपर्स की जांच की जा रही है, रैंडम चेकिंग हो रही है। ट्रकों की आवाजाही पर जिस तरीके से रोक तो है ही है, उसको और कड़ा किया गया है। आपने देखा कि BS4 गाड़ियों को लेकर भी जो कमर्शियल है, किस तरीके की शुरुआती रोक भी लगाने का प्रयास किया गया था। यानी कि जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उसको रोकने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। फिर बीच में रियायत दी जाती है जब समस्या कोई आती है, क्योंकि एकदम से अचानक से इस बड़े लेवल पर आप पोल्यूशन को अचानक मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रयास दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें ये बयान करने के लिए काफी हैं। ये स्मॉग एग्जैक्टली स्मॉग की तरह ही है, लेकिन इसमें स्मॉग कम कहिए इसको स्मोक ज्यादा कहिए। मेरे साथ चलिए, मेरे सहयोगी रजनीश इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये हवा बेहद जहरीली हो चुकी है, इतना जहर हवा में घुला हुआ है, क्या कुछ हो रहा है दिल्ली में? कुछ स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं क्या? देखिए शिवम, क्या कुछ हो रहा है दिल्ली में ये तो सभी जानते हैं कि दिल्ली में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि दिल्ली में चारों ओर जैसे ही सुबह निकलती है, चारों ओर एक धुंध भरी चादर बिखरी होती है। असल में वो धुंध नहीं होती बल्कि वो पोल्यूशन होता है। और अगर बात की जाए पोल्यूशन की, अगर बात की जाए तो मौसम विभाग और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके मुताबिक 400 के पार ये जो है वो पोल्यूशन जा चुका है। कई कई इलाकों में तो 700 से 800 तक ये जो है पोल्यूशन पहुंच चुका है। AQI की अगर बात की जाए तो AQI जो है वो बिल्कुल भी जो कंट्रोल में नहीं है, और इसी के चलते जो छोटे बच्चे हैं और जिनको दमे और अस्थमा के जो लोग मरीज हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हम लोग क्योंकि बाहर फील्ड में काम करते हैं तो हम लोगों के भी गले में खराश, आंखों में जलन साफ तौर पे ये महसूस होती है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों के लिए और गर्भवती महिलाओं को इस जो प्रदूषण भरे जो वातावरण से दो चार होना पड़ रहा है। शिवम, जैसे कि डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि इस हो सके तो इस प्रदूषण भरे माहौल में बाहर ना निकले, और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क, डबल लेयर का मास्क आप लगा के निकलें, और जितना जल्दी हो सके आप प्रदूषित हुए वातावरण से दूर चले जाएं। यानी आप या तो घर के अंदर चले जाएं या किसी ऐसी जगह चले जाएं जो पूरी तरीके से कवर हो। लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसके चलते न सिर्फ दिल्ली वासियों को बल्कि दिल्ली NCR के लोगों को खासतौर पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक जी शिवम।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश। विस्तार से रजनीश ने बताया कि वहां की स्थिति क्या है। ये खबर महत्वपूर्ण थी, आपको हमने बताई, दिल्ली से जुड़ी हुई, दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख करना बेहद महत्वपूर्ण है। इथियोपिया में एक ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक रविवार को फट गया, यानी वॉल्केनिक इरप्शन जिसको कहा जाता है, ज्वालामुखी फटना। ये तस्वीरें देखिए, ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं। ये कोई बादल नहीं है, ये वॉल्केनिक इरप्शन है। इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई। वो तस्वीरें भी देखिएगा। ये लाल सागर पार यानी रेड सी पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई। कितना बड़ा घेरा आप समझ लीजिए। सोमवार रात करीब 11 बजे ये राख दिल्ली पहुंच गई और वेदर एक्सपर्ट्स लगातार इसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं। सोचिए, दिल्ली तक आ गई है, क्योंकि राख का ये बादल लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा था। वेदर निगरानी टीमों के मुताबिक राख का ये गुब्बार सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान में दाखिल हुआ। इंडिया मेट स्काई वेदर अलर्ट ने बताया कि बादल जोधपुर जैसलमेर की ओर से भारत में एंट्री कर चुका है और अब उत्तर पूर्व की तरफ ये बढ़ रहा है। ये बादल राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के ऊपर फैल चुका है। इसका एक हिस्सा गुजरात को भी छू सकता है। रात में पंजाब, पश्चिमी यूपी के पहाड़ी इलाके और हिमाचल पर इसका असर देखने की आशंका है। इसे देखते हुए कई एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स तक रद्द कर दी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक ये धुआं है। और इसमें भी ऐसे कण होंगे जो कि, देखिए, सांस के मुद्दे तो आप समझ ही लीजिए, लेकिन एविएशन सेक्टर को भी इससे दिक्कत है। उसको लेकर भी थोड़ी सी हिदायतें हैं कि भाई उड़ान भरनी है या नहीं भरनी है, क्योंकि ये भारत तक ये राख और ये धुआं जो है वो पहुंच चुका है।